हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट पढ़ेंगे। इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट पढ़ाया था और उसके ड्रॉबैक्स भी बताए थे। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहला एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर और लास्ट है लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर। पहले क्लासेस में हम लोगों ने आइडियल इंटीग्रेटर पढ़ा था। ये जो सर्किट है ये आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट है जिसमें हम लोगों ने फीडबैक में एक कैपेसिटर CF लगाया है और सर्किट के इनपुट साइड में रेजिस्टेंस R1 लगाया है। तो जब आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट में जो रेजिस्टेंस R1 और कैपेसिटर CF लगा, ये दोनों कंपोनेंट्स के प्लेसेस को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो जो सर्किट प्रोड्यूस होगा वो आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट होगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस R1 को हम लोग कैपेसिटर C1 से रिप्लेस कर दें और कैपेसिटर CF को हम लोग रेजिस्टेंस RF से रिप्लेस कर दें, तो ये जो सर्किट बनेगा वो डिफरेंशिएटर सर्किट होगा। ये जो सर्किट है, जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया है तो डिफरेंशिएटर सर्किट बन गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनपुट साइड में कैपेसिटर आ गया है और फीडबैक में रेजिस्टेंस आ गया है। डिफरेंशिएटर सर्किट जो होता है वो इनपुट वोल्टेज पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करता है और आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो इनपुट सिग्नल का डेरिवेटिव होगा। यानी कि डिफरेंशिएटर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम परफॉर्म करता है और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर को एक्टिव डिफरेंशिएटर भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑप एम्प डिफरेंशिएटर जो है एक एक्टिव डिवाइस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव डिफरेंशिएटर भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो आरसी डिफरेंशिएटर पढ़ा था उसको पैसिव डिफरेंशिएटर बोला जाता है। एक्टिव डिफरेंशिएटर या ऑप एम्प डिफरेंशिएटर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है एज कंपेयर टू आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। डिफरेंशिएटर के जो नाम है वो है एक्टिव डिफरेंशिएटर, एक्टिव हाई पास फिल्टर और इसको डिफरेंशिएटिंग एम्पलीफायर भी बोला जाता है क्योंकि ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है और एक एक्टिव डिवाइस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करता है, इसीलिए इसको एक्टिव हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर C1 के थ्रू करंट एज्यूम कर रहे हैं I1, रेजिस्टेंस RF के थ्रू करंट एज्यूम कर रहे हैं IF और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में करंट जा रहा है उसको एज्यूम किए हैं IN। सबसे पहले हम लोग इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आइडियल मान लेते हैं और हम लोग जानते हैं कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट होता है। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा तो इनपुट करंट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जा रहा है वो 0 होगा क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल वर्चुअली ग्राउंडेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग टर्मिनल भी ग्राउंडेड होगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं Vx और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे Vy वोल्टेज ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे Vx इज इक्वल टू 0 है तो बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट Vy वोल्टेज भी 0 होगा। अब आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए नोड नंबर 1 पे KCL लगा लेते हैं। बाय KCL हम लोग को मिलेगा I1 इज इक्वल टू IN प्लस IF। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है तो जो इनपुट करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जा रहा है वो 0 होगा, तो हम लोग को इस इक्वेशन से I1 इज इक्वल टू IF मिलेगा। अब ये I1 और IF की वैल्यू हम लोग सर्किट डायग्राम से निकाल लेते हैं। इस नोड पे जो वोल्टेज है वो 0 है क्योंकि
हम लोगों ने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाया है। तो I1 क्या होगा, I1 जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर है, और हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, C dV by dt। तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है C1 है और d बाई डी टी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आएगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, VI ऑफ t माइनस 0 इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस RF। RF का करंट कैसे निकालेंगे हम लोग, IF इज इक्वल टू 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज V0t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RF होगा। इस इक्वेशन से इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज V0t इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ RF इंटू C1 d बाई डी टी ऑफ इनपुट वोल्टेज VIT। सो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर का इक्वेशन मिल गया है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ RF C1 जो है कांस्टेंट है, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज मिलेगा। तो डिफरेंशिएटर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएटर सर्किट में आउटपुट जो है वो माइनस ऑफ RF इंटू C1 टाइम्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द आइडियल डिफरेंशिएटर। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर निकालने के लिए जो हम लोग आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर का इक्वेशन निकाले थे उसको हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं V0t इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF C1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ VIT। अब इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो V0s इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF C1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d बाई डी टी होता है s इंटू VI ऑफ s आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे s को j ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। तो s इज इक्वल टू j ओमेगा रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा V0 ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF इंटू C1 j ओमेगा VI ऑफ j ओमेगा। अब हम लोग जानते हैं जो गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। तो V0 ऑफ j ओमेगा डिवाइड बाय VI ऑफ j ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ RF इंटू C1 इंटू j ओमेगा। अब इस इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू 2πf रख देते हैं तो गेन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस ऑफ RF इंटू C1 j इंटू 2πf, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं j 2πf RF इंटू C1 इज इक्वल टू a। सो ये गेन का इक्वेशन आ गया है डिफरेंशिएटर का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे गेन का तो हम लोग को मिलेगा 2πf RF इंटू C1। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, RF भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है। तो जो गेन ऑफ डिफरेंशिएटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आएगा। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम लोग f इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब डीसी कंडीशंस में या फिर डीसी इनपुट सिग्नल्स जब आते हैं उस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन क्या होगा, 0 होगा। जब f इज इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन 0 आएगा। इसी वैल्यू को हम लोग अगर डेसिबल्स में निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 log ऑफ 0। क्योंकि log ऑफ 0 जो है डिफाइंड नहीं होता है, इसको माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं या फिर हाई नेगेटिव वैल्यू इन डेसिबल्स ले सकते हैं। अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू 1/2π RF इंटू C1 इस इक्वेशन में रखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन 1 आ जाता है। इसी को अगर हम लोग डेसिबल्स में निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 dB। इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग डेसिबल्स में निकालते हैं, गेन इन डेसिबल्स इज इक्वल टू 20 log ऑफ 2πf RF इंटू C1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन में +20 का टर्म आया हुआ है। इस +20 के टर्म के वजह से ही जो स्लोप ऑफ लाइन आएगा या स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स करवाएगा वो +20 dB पर डिकेड होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गेन रोल ऑफ रेट जो है +20 dB पर डिकेड होगा। ये फ्रीक्वेंसी FA जो है विच इज इक्वल टू 1/2π RF इंटू C1 है, इसको हम लोग यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे
जो गेन ऑफ डिफरेंशिएटर है वो 1 हो गया है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंशिएटर बोलते हैं, या फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन ऑफ डिफरेंशिएटर जो है 0 dB पे ड्रॉप हो गया है, उसको हम लोग यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंशिएटर बोलते हैं। ये जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है आइडियल डिफरेंशिएटर का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 0 है तो गेन कितना हो गया है, 0 हो गया है। और जब फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी fa के बराबर है तो गेन कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने हर्ट्ज में लिया है और गेन को हम लोगों ने y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बोर्डे प्लॉट में बनाते हैं तो इसमें हम लोगों ने y एक्सिस में मैग्नीट्यूड ऑफ गेन को डेसिबल्स में लिया है और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज को लॉगरिथमिक स्केल में x एक्सिस में लिया है। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 होगा तब जो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन इन डेसिबल्स होगा वो हाई नेगेटिव वैल्यू इन डेसिबल्स आएगा। और जब फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू fa जो कि यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है, उस समय जो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन इन डेसिबल है वो 0 dB हो गया है। और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे गेन ऑफ डिफरेंशिएटर भी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि जो गेन ऑफ डिफरेंशिएटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। और मैंने आपको बताया था ये जो लाइन यहाँ पे आई है इसका जो रोल ऑफ रेट है वो +20 dB पर डिकेड होगा, या फिर इस लाइन का स्लोप जो है +20 dB पर डिकेड आएगा। लास्ट है लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट। सबसे पहला है गेन इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी दैट कैन मेक द सर्किट अनस्टेबल एंड ब्रेक इनटू ऑक्सीलेशंस। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। जो कैपेसिटर लगा हुआ है डिफरेंशिएटर सर्किट में वो C1 लगा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका क्या होगा, XC1 होगा, विच इज इक्वल टू 1/2 पाई FC1 होगा। इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इंक्रीज होगा। तो जब भी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है डिक्रीज होता है। और क्योंकि डिफरेंशिएटर सर्किट में हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज को इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अप्लाई किया है, इसीलिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो गेन होगा सर्किट का वो क्या होगा, RF डिवाइडेड बाय XC1 होगा। इस इक्वेशन से जो गेन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC1 होगा। तो जब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो जो गेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है। जब हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था गेन के मैग्नीट्यूड का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो गेन ऑफ द डिफरेंशिएटर भी इंक्रीज होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है डिक्रीज होगा, जिसके वजह से जो कैपेसिटर है वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो सर्किट है वो अनस्टेबल हो जाता है और ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो हो सकता है कि इस कंडीशन में जो सर्किट है वो सैचुरेशन में पहुंच जाए और पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन लेवल्स में वो ऑक्सीलेट होता रहे। थर्ड है दिस सर्किट इज सेंसिटिव टू हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस। जैसे कि मैंने बताया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है डिक्रीज होता है, यानी कि जो कैपेसिटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो जब भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज आ जाता है सर्किट के इनपुट में तो उसके लिए भी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और हो सकता है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सिग्नल्स हैं वो एम्पलीफाई होके आउटपुट सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर दें।
इसीलिए आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस के लिए, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर लगा है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और उनको पास होने देता है। फोर्थ लिमिटेशन है इट कैन नॉट डिफरेंशिएट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। इसका मतलब है जो डिफरेंशिएटर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है Xc1 इज इक्वल टू 1/2πfc होता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज होते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जब आते हैं, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो कैपेसिटर लगा हुआ है C1 वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो भी लो फ्रीक्वेंसीज आएंगे उनके लिए ये कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो लो फ्रीक्वेंसीज पास नहीं हो पाएंगे। इसीलिए डिफरेंशिएटर जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इन लिमिटेशंस के वजह से ही एक हम लोग डिफरेंशिएटर विद एडिशनल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, यानी कि इस डिफरेंशिएटर में ही हम लोग कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड करके प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।